तो हेलो दोस्तों, हमने पिछले एक लेक्चर में हमने इस तरीके से ट्रॉमा की बेसिस के बारे में बातचीत करी थी। आज हम इस तरीके से तो बच्चों कुछ चैप्टर हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। 2 लेक्चर रहेंगे। ये हमारा एब्डोमिनल ट्रॉमा का रहेगा और उसमें हम बच्चे कुछ में इस तरीके से हेड ट्रॉमा की बात करेंगे और इस तरीके से थोरेसिक ट्रॉमा की बात करेंगे। हेड ट्रॉमा का लेक्चर हमारा छोटा सा रहेगा क्योंकि ज़्यादातर हमने इंट्रापेरेन्काइमल हीमरेज वगैरह ये सारी तरीके मेडिसिन के लेक्चर में जब पढ़ा रहे थे, CNS का टॉपिक पढ़ा रहे थे, तब मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे ये। ठीक है, इस प्रकार हम चलेंगे। तो इसके बाद हमारा CNS का खाली बस एक लेक्चर ले जाएगा इस तरीके से, क्योंकि एक तरीके से हर्निया वगैरह का थोड़ा बहुत, बाकी की ज़्यादा CNS के टॉपिक हमारे हो लेंगे। मेरे CNS के टॉपिक तो वही जो है ये तरीके से, ये चीज़ CNS से कुछ खास संबंध नहीं इसका। तो ये चीज़ है हमारा। तो हमारा आज जो टॉपिक रहने वाला है वो अभी जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा एब्डोमिनल ट्रॉमा। ये तो एब्डोमिनल ट्रॉमा के लिए इसमें कोई याद रखना है कि किस किस प्रकार से ट्रॉमा हो सकता है। तो ट्रॉमा एक तो इस कारण हो सकता है कि इस तरीके से किसी प्रकार की इंजरी होगी, जैसे कि हमारे के तरीके से क्या हुआ कि इस तरीके से कोई ब्लंट ट्रॉमा इंजरी हो गई। जैसे ट्रॉमा के समय ब्लंट ट्रॉमा हुआ, ब्लंट ऑब्जेक्ट से कुछ शार्प ऑब्जेक्ट नहीं था, उसके कारण इंजरी हुई। तो ये हो सकता है हमारा क्या है, एब्डोमिनल ट्रॉमा का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ एब्डोमिनल ट्रॉमा। तो एब्डोमिनल ट्रॉमा में एक तरीके से हुई क्या हमारी एक तरीके से ब्लंट ट्रॉमा इंजरी। तो ब्लंट ट्रॉमा में कौन सा ऑर्गन सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है ये पता होना चाहिए। स्प्लीन होता है ये। तो ब्लंट ट्रॉमा सबसे कॉमन इन ऑर्गन कौन सा इफेक्ट होगा हमारा स्प्लीन। फिर हम बात करते हैं पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा की। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा में कौन सा ऑर्गन सबसे इफेक्ट होगा, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो आएगा हमारा लिवर पे आएगा। लिवर के पास स्टोमक और उसके बाद स्टोमिस्ट है। उसके आप कैसे हिसाब लगा सकते हैं कि लिवर पे आएगा, ब्लंट ट्रॉमा में स्प्लीन पे आएगा। तो ऐसा लगा लीजिए कि आपका कोई भी आदमी हुआ हमला कर रहे थे, उसको ज़्यादातर आप राइट साइड से हमला करते हैं। जब राइट साइड से हमला करते हैं तो वो क्या है, ज़्यादातर क्या है कि उसकी एक इधर की, यदि आप पेनिट्रेट कर रहे हो तो एकदम सिर को बिल्कुल पास के एरिया पे चाकू घुसोड़ोगे ना, वो ज़्यादा दूर के हिस्सा में यूँ तो अब जैसे मैं तो टिकट बता रहा। ये चीज़ है कि ज़्यादा आदमी है वो दूर से तो इन्हों के आए ना, बिल्कुल तो पास से ही वो घुसेड़ेगा ना। तो अब जैसे मान के चले आदमी है किसका सिर पकड़ के मार रहा तो एक्शन में यूँ तो जाता ना ज़्यादातर इस तरीके से। आदमी सामने सामने हो तो इस तरीके से जो हम नॉर्मल जैसे क्रिकेट शॉट खेलते हैं, लेफ्ट साइड में नहीं मारते शॉट, ऐसा पेनिट्रेट में घुसा रहा तो यूँ ही साइड में तो मारेगा ना। तो इसलिए काफ़ी संभाल होगा। आपने चौक यूँ मारते बहुत कम देखा होगा, ज़्यादा यूँ मारते हुए देखा होगा। इस तरीके से काफ़ी एकदम स्पीड वाला फ्लो आता है, इस तरीके से पावर एकदम अलग लेवल पर आती है। ये अब बिल्कुल ये बगल में खड़ा हुआ और उससे यूँ मार रहा तो देख अलग बात है, लेकिन यदि बनेंगे सामने सामने तो यूँ मारने पर जो लिवर की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ये और यदि इस तरीके से जो क्या है, इस तरीके से डंडा मारने के बाद कैसे होता है, डंडा को ज़्यादातर लेग्स पे मारता है। तो लेग्स में क्या उसको प्रेस होता है, दोनों लेग्स पे पड़े तो क्या लेग्स को बाहर से अंदर की तरफ लेके आएगा वो। ये नहीं कि बीच में से एक लेग को तोड़ेगा, बाहर से अंदर की तरफ लेगा। तो बाहर से मान के चले इधर से लेफ्ट साइड से अंदर ला रहा है तो सबसे पहले स्प्लीन के होने की संभावना ज़्यादा। स्प्लीन के बाद पूरी ट्रांसफर में लिवर की होने की रहती है। तो स्प्लीन की संभावना तब ज़्यादा हो जाती है ब्लंट ट्रॉमा इंजरी को। ये कहने का तरीका मैंने होने को तो ये थॉटिकल पॉइंट है या करने गन शॉट बाउंड में या कहते हैं कौन सा मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व होता है। तो गन शॉट बाउंड में जो मोस्ट इन्वॉल्व होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ये थोड़ा सा मैंने सेपरेट इसको रखा है क्योंकि ये तरीके से गन शॉट एक तरीके से हमने आप में इंजरी जाती है, क्योंकि वो गन शॉट हालत तो रहती नहीं है किसी के पास। गन शॉट बाउंड इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये तरीके से तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो मैक्सिमम एरिया कवर करता है। तो आपका जो हकीकत में इसमें गन शॉट जो चलाया जाएगा ज़्यादा दूर से चलाया जाएगा तो उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी नहीं यूजुअली। वो होगा उस तरीके से पेट पे लगती है गोली, तो पेट का अलावा ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन इंजर्ड होती है, उसमें एक तरीके से दूर चलाने में उतनी एक्यूरेसी आती नहीं। ये कारण है ये। तो इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं, तरीके से कोई भी ब्लंट ट्रॉमा हुआ हमारा तो उसमें सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन जो भी करी जाती है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन वो करी जाती है हमारी तरीके से ई फास्ट या फास्ट आते हैं ई फास्ट कहते हैं। ई फास्ट में हम थोरेसिक व्यू लेते हैं तरीके से, बस यही अंतर रहता है और कुछ अंतर नहीं रहता। तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन करिए थे और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कोई भी पूछे तो वो जाती है जैसे ज़्यादा स्टेबल पेशेंट में करते हैं। स्टेबल अनस्टेबल पेशेंट में कभी CCT नहीं करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट क्या रहेगी हमारी CECT रहती है ये।
तो ई फास्ट या फास्ट में क्या अंतर होता है मैंने बता दिया। ई फास्ट उसके बाद फास्ट, ई फास्ट जो होता है उसमें हम थोरेसिक व्यू भी चेक करते हैं, क्योंकि होने को तो जरूरी है ना कि एब्डोमिनल का मतलब ये होता है ना बीच में ही मार दियो। वो मारने वाला ये तो सोचेगा नहीं कि एब्डोमिनल एरिया को ट्राई करना है, एब्डोमिनल पे भरूंगा तो थोरेसिक पे ही भरूंगा। होने को तो कहीं पे भी बाउंड आ सकता है ना। तो ये कि हमारे जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो इस तरीके से हमको एब्डोमिनल बाउंड भी लेने जरूरी है, और इस तरीके से उसकी थोरेसिक व्यू भी करना जरूरी पड़ जाता है। तो इसलिए ई फास्ट आज की तारीख में यूज़ किया जाता है। हाँ, एब्डोमिनल स्पेसिफिक है तो इस तरीके से तो आप फास्ट करेंगे, बाकी इस तरीके से ज़्यादातर हम ई फास्ट ही यूज़ करते हैं। एब्डोमिनल का भी करना होता है इस तरीके से, एब्डोमिनल की इंजरी लग रही होती है फ्री, थोरेसिक की इंजरी जरूर करेंगे, क्योंकि इस तरीके से ऐसा तो है ना कि किसी ने 2-3 कीड़ा मार रहे तो सब रही कि एब्डोमिनल पे मारेगा, हो सकता है मैं थोरेसिक पे मार रखे हो। हाँ ये है। तो ये ई फास्ट होती है। ई फास्ट और फास्ट में कौन से व्यू चेक करते हैं ये पता होना चाहिए, आपसे पूछ सकता है। तो फास्ट में जो इस तरीके से व्यू लेते हैं हम, इस तरीके से ई फास्ट या फास्ट में ले देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा रहता है जैसे एपिगेस्ट्रियम का। एपिगेस्ट्रियम ये किसके लिए देखते हैं, इसमें ज़्यादातर हम कार्डियक टेम्पोनेट या पेरिकार्डियल सैक को देखते हैं। इस तरीके से एपिगेस्ट्रियम पे कैसा व्यू रहता है, हम ट्रांसवर्स व्यू रहते हैं इस तरीके से। फिर आता है हमारा राइट हाइपोकॉर्निक को मतलब काफ़ी कॉमन इंजर्ड होता है, तो लिवर ब्लड ट्रॉमा में सेकंड मोस्ट कॉमन और पेनिट्रेटिव ट्रॉमा में तो मोस्ट कॉमन है। इस तरीके से क्या आ गया हमारा, इस तरीके से लिवर देखते हैं, तो लिवर देखना जरूरी है। फिर उसके अलावा स्प्लीन होता है, स्प्लीन में ब्लड ट्रॉमा में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है स्प्लीन इंजर्ड होता है, तो इसलिए लेफ्ट में इस तरीके स्प्लीन पे जाएंगे। और जिससे हम पेल्विक इंजरी भी सस्पेक्ट कर सकते हैं, वो किस तरीके से फ्रैक्चर वगैरह होने की भी संभावना रहती है। हो सकता है कि जरूरी नहीं कि इस तरीके से किसी ने आके बस मारा ही हो सकता है एक्सीडेंट भी हो, ऐसा थोड़ा है। ट्रॉमा तो उसके ऐसे ही हो सकता है, ये थोड़ा आदमी का दुश्मन होगा, और काफ़ी बार आदमी अपनी लापरवाही के अनुसार भी ट्रॉमा हो जाता है उसके। ये इस प्रकार हम सस्पेक्ट करते हैं चीज़ों को ये। तो अब हम आते हैं इस तरीके से अगली चीज़, ई फास्ट में कौन से व्यू लेते हैं। ई फास्ट में इस तरीके से हमने तो इस तरीके से एप्लीकेशन वगैरह ले लिया, इसमें हम थोरेसिक व्यू लेते हैं, राइट थोरेसिक और लेफ्ट थोरेसिक व्यू लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें एक तरीके से न्यूमोथेरेक्स भी पता कर लेते हैं। हालांकि ये हम ज़्यादा थोरेसिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे न्यूमोथेरेक्स बारे में, लेकिन हम पता कर सकते हैं, क्योंकि होने को तो अब सीप में से ज़्यादा हम एब्डोमिनल के लिए यूएसजी लगा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि अब थोरेसिक के लिए थोरेसिक का ट्रीटमेंट करें तो अलग यूएसजी लाएंगे, एक संग में ही इन्वेस्टिगेशन कर लो। इसमें जो याद रखेंगे कि तरीके से ये 2 to 4 मिनट के अंदर अंदर कर देना है आपको, एक तरीके से ज़्यादा डिले नहीं करना है, फटाफट करना है। आते ही ये नहीं सोचना कि इंजरी खानी है, आते कर डालो। यदि आपको बाहर से खून सा निकलता दिख रहा है ये चीज़, ये तो अब हमारी होगी वैसी इन्वेस्टिगेशन जो कि आज हम करते हैं। वरना एक ज़माना था जब हम दूसरी इन्वेस्टिगेशन करा करते थे, जिसकी इन्वेस्टिगेशन क्या नाम हुआ करता था हमारी दूसरी इन्वेस्टिगेशन का। दूसरी इन्वेस्टिगेशन होती थी हमारे डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज, ये हम करा करते थे एक ज़माने में। तो क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज ये करते हैं। इसमें क्या करना, बस कुछ नहीं करना। इस तरीके से ये क्या हम एक अमलाइगस के ऊपर क्या एक तरीके से इंसर्ट करेंगे, इस तरीके से इसको इस तरीके कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, उसके हम जोड़ते हैं इस तरीके से, उससे एस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद क्या उससे वो जुड़ा रहता है हमारे इस तरीके से जो IV बैग जुड़ा रहता है, NSRL वगैरह रहता है। तो पहले तो एस्पिरेट करके जोड़ देंगे, तो उसका क्या इस तरीके से फिर दोबारा इनको करेंगे, क्या करेंगे इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, इस तरीके से भेजेंगे इस तरीके से NS और RL को, और फिर दोबारा क्या करेंगे इस तरीके से री एस्पिरेशन करेंगे। ये चीज़ होती है। तो इसमें हम करते हैं, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, जब फास्ट या तो अवेलेबल नहीं है तब हम करते हैं। अनस्टेबल पेशेंट में, तो स्टेबल पेशेंट में तो हम सीधे आंसर देंगे इस तरीके से CECT पे। अनस्टेबल पेशेंट पे हम नहीं जरूरत है, यदि फास्ट अवेलेबल नहीं है तो सीधे जाइए CECT करिए। यदि अनस्टेबल पेशेंट है और तब हम क्या करना है, तो हम इस तरीके से ये करते हैं डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज। ये अभी इतना लंबा प्रोसीजर आप कैसे पा रहे हैं, वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें हम कंसेंट की जरूरत नहीं है इस तरीके से, क्योंकि इसमें होने को थोड़ा बहुत आपने खून निकाला ही ना, हकीकत में एस्पिरेशन के नाम पे। अब एस्पिरेशन के नाम पर खून निकाला, तो इसलिए हमने पेशेंट की कंडीशन तो अच्छी करी ही नहीं, करी ना हकीकत में।
भले आप कहेंगे इस तरीके से हमने तो एक उल्टी एक और छेद कर दिया उसके शरीर में, लेकिन वो सुपरफिशियल है ना, अपने जो ऊपर से कैथेटर जुड़ा हुआ है, ये एस्पिरेशन करने के लिए तो फायदेमंद नहीं है ना वो। ये इस प्रकार है। तो अब क्या एस्पिरेशन करने पे क्या क्या फाइंडिंग मिलनी चाहिए आपको, तभी हम उसको कंसीडर करेंगे तरीके से कि तरीके से बहुत तगड़ा लेवल है उसका एग्जामिनेशन। वो एक तरीके से क्या हो गया, एक तरीके से उसकी लेप्रोटोमी करनी की जरूरत पड़ेगी उसको, एक तरीके से मतलब कि तरीके अच्छा खासा ट्रॉमा है और लेप्रोटोमी करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो ई फास्ट स्कैन होता है वो ये बताता है हमको एक तरीके से लेप्रोटोमी करने की जरूरत है कि एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करने की जरूरत है कि नहीं। एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करते हैं वो इस तरीके से उसके अंदर जाते हैं, अंदर जाके पता करते हैं कि हाँ एक तरीके से वो चीज़ हो रखी है, एक तरीके से ब्लड लीक हो रहा है। उसके बाद उसको बांधते हैं तरीके से, उसको इंजरी को सही करते हैं, लाइटर करते हैं तरीके आर्टरी और बाहर आ जाते हैं तरीके से खोल खाल के, मतलब तरीके से बंद करा के ये होता है। ठीक है, ये इंडिकेशन बता रहे हैं कि लेबोरेटरी किस किस केस में करनी पड़ेगी। ये क्या चीज़ होती है, इस तरीके से पॉजिटिव करने के लिए इस तरीके से 10 ml जो है इस तरीके से ब्लड एस्पिरेट होना चाहिए, 10 ml फ्रैंक ब्लड ये एस्पिरेट होना चाहिए। उसके अलावा क्या है कि इस तरीके से हमारे जो है इस तरीके से बाइल होता है या इस तरीके से बैक्टीरिया हुआ, हमारा बाइल एंड बैक्टीरिया हुआ वो मिलना ज़रूरी है। उसके अलावा जो RBC हैं वो उसकी काउंट भी तो ज़्यादा होनी चाहिए ना, RBC काउंट होनी चाहिए कम से कम इस तरीके से हमारी 1 लाख के आसपास मिलनी चाहिए बढ़ी हुई, 1 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब। या WBC मिलनी चाहिए कितने, WBC कितने इस तरीके से 500 मिलीमीटर क्यूब ये। और इस तरीके से मैं एक और बात रहा था एमाइलेज वाला, ये ज़्यादातर भूलवा जाते हैं, बाकी ये तो याद रहती है, वो एमाइलेज वाला रहना चाहिए हमारा इस तरीके से, एमाइलेज इस तरीके से 175 से ज़्यादा होना चाहिए, 175 174 इस तरीके से उससे ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन आ रखा है इसलिए मैं इसको ज़्यादा से अलग हाईलाइट कर रहा हूँ। उसमें क्वेश्चन देखा था कि किस तरीके से ऑल द फॉलोइंग सजेस्टिव ऑफ पॉजिटिव DPL एक्सपेक्ट देता मोर देन 10 ml ऑफ ब्लड एस्पिरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम पेरिटोनियल कैविटी, सही बात है। ये इफेक्टमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल 1 लाख प्रति क्यूबिक मीटर को, ये भी सही बात है। और इस तरीके से इफेक्टमेंट ऑफ कंटेन एमाइलेज क्या 174 इंटरनेशनल पर डेसीलीटर, 175 रहती है, ये लगभग रेंज में ही आया था, तो ये भी सही बात है, इसलिए सही हो जाएगा हमारा नड़ा। हाँ, तो इसलिए ये है। अब हम आते हैं टॉपिक पे, स्टार्ट करते हैं हमारा सही टॉपिक जो हमारा पहला रहने वाला है वो रहने वाला है इस तरीके से हमारा क्या, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा एब्डोमेन। ये पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा एब्डोमेन में बात करी तो मैंने बता दिया सबसे कॉमन इंजरी कैसी होती है, हमारे लिवर की होती है, स्टोमक की होती है, इंटेस्टाइन की हो जाती है। गन शॉट बाउंड भी इसमें कंसिडर किया जाता है, तो गन शॉट बाउंड में स्टोमक इंटेस्टाइन की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। ये इसमें जो आपको याद रखना है इस तरीके से, आपको यदि गन शॉट बाउंड है उसमें यदि आदमी पर्सनल स्टेबल भी है तब भी आपको एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करनी पड़ेगी। ज़्यादातर हम क्या है कि कंसीडर करते थे कि इस तरीके से उसमें अनस्टेबल पेशेंट है तभी हमको एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी ई फास्ट करते थे, उसको एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करते थे। गन शॉट बाउंड का जो केस है उसमें उसको आदमी को वो ज़्यादा जैसा अनस्टेबल ही होगा इस तरीके से, तो यदि वो उसको हमको ई फास्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हम सीधे इस तरीके से एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी कर सकते हैं। ये उसमें एक तरीके से ये चीज़ ध्यान रखनी है, इस तरीके से गन शॉट बाउंड है, गन शॉट बाउंड के लिए स्पेसिफिक दी तभी तो हमने ली थी ना, उसमें आपको एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी है वो करनी ही पड़ेगी, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करनी ही पड़ेगी गन शॉट बाउंड में। उसके बाकी के केस में आप कंसीडर कर सकते हैं एक तरीके से, यदि मान लीजिए स्टेप बाउंड है, यदि स्टेप बाउंड हुआ तो तब आप कंसीडर कर सकते हैं। यदि मान के साथ ये किस तरीके से सुपरफिशियल हुआ है, तरीके से खाली बस सुपरफिशियल इंजरी हुई है, जैसे स्टेप बाउंड हुआ ओनली सुपरफिशियल इंजरी हुई है, कोई पेरिटोनाइटिस नहीं है,
कोई ई विसरेशन नहीं हुआ, कोई भी शॉक नहीं आया। ठीक है, इसमें एक तरीके से कोई इसको क्या हुआ, एक तरीके से यदि ये सब है, मान लीजिए कुछ भी है, मैं मान लीजिए नो एक तरीके से पेरिटोनाइटिस नहीं है कोई, इसको पेरिटोनाइटिस ध्यान रखना, पेरिटोनाइटिस नहीं है उससे कोई, नो एक तरीके से हमारे ई विसरेशन भी नहीं है, और एक तरीके से क्या हो गया, हमारा कोई भी शॉक नहीं है, यानी कि तरीके से बीपी वगैरह नॉर्मल है उसका। तब हम क्या करेंगे इस तरीके से, तब हम जाएंगे इस तरीके से उसके एक तरीके से लोकल बाउंड एक्सपेंशन को रोकने के लिए। हमने ये चेक कर लिया, कोई पेरिटोनाइटिस नहीं है, यूवेस्कुलेशन नहीं है, ये नहीं है। ये सारी चीज़ें नेगेटिव है, तो उसमें हम क्या करेंगे, लोकल बाउंड एक्सप्लोरेशन करेंगे। लोकल बाउंड एक्सप्लोरेशन करा तो उसमें क्या देखेंगे हम, पेरिटोनियल ब्रीच प्रेजेंट है कि नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना है, पेरिटोनियल ब्रीच को हम कंसीडर नहीं करते इस तरीके से सीवियर केस में। पेरिटोनियल ब्रीच होना बहुत कॉमन घटना होती है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करते, उसे एक माइल्ड केस में ही कंसीडर करा जाता है। पेरिटोनियल ब्रीच में क्वेश्चन पढ़ के लगता है ऐसा हमारा इस तरीके से, इसमें पेरिटोनियल ब्रीच के केस में इस तरीके से आपको लेप्रोटॉमी करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कोई विसरा वगैरह बाहर नहीं आ जाए, हमारी वाइटल्स वगैरह जो है इस तरीके से अनस्टेबल नहीं है, तब तक नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके से आपको यदि पेरिटोनियल का निकलना जो फ्लूइड होता है वो बहुत ही इतना कॉमन है, इतना ज़्यादा। मैं थोड़ा सा छेद करूँगा ठीक ठाक तो मेरे से फ्लूइड निकलने लग जाएगा, अब मैं इंजेक्शन लगाऊंगा मेरे से फ्लूइड निकलने लग जाएगा, इतना ही है। तो इस तरीके से इतना कॉमन है, तो इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हमने कोई वेसल वगैरह इंजन नहीं है। तो एस्पिरेटेड लेटरोटॉमी हकीकत में कोई इतनी हलाल चीज़ नहीं है कि हर पेशेंट में ही कर देंगे हकीकत में, क्योंकि होने को तो आदमी सीवियरली इंजर्ड होना चाहिए, ब्लड वगैरह उसका काफ़ी हद तक लॉस होना चाहिए, तभी करेंगे इस तरीके से, वरना करने की ज़रूरत नहीं है एक्सप्लोरेटेड लेटरोटॉमी। हम क्या उसमें हम चेक करेंगे इस तरीके से लोकल बाउंड एक्सप्लोरेशन करेंगे। उसमें कहा हमको पेरिटोनियल ब्रीच यदि है प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, CCD पे चेक करेंगे, पेशेंट अभी तक स्टेबल ही है हमारा, मरा उसके कुछ हो नहीं रहा है। यदि उसमें हम करेंगे CCD पे फाइंडिंग है, वो कुछ ना कुछ भी इस तरीके से हमको क्या मिल रही है, पॉजिटिव CCD पे हमको क्या मिल रहा है, इस तरीके से कुछ ब्लड लॉस मिला हमको, इस तरीके से कोई ब्लड लॉस चेक कर सकते हैं। मैं बता दें CT स्कैन में हेमरेज काफ़ी अच्छे से चेक किया सकता है, तो CT स्कैन में हमने हेमरेज चेक किया, हमको क्या मिला इस तरीके से, हमको फिर हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे। इसमें क्या करें, ऑब्जर्वेशन के नाम पे क्या करेंगे, उसके से हीमोग्लोबिन देखेंगे, उसके अलावा रेगुलेटरी उसके अलावा ये चीज़ देखेंगे, उसके अलावा जो तरीके से कैविटी में जिसमें ब्लड होता है उसका एक्सपेंशन देखेंगे, इस तरीके से सीरियल एग्जामिनेशन करेंगे, तरीके ऑब्जर्वेशन किया, सीरियल एग्जामिनेशन करेंगे, इस तरीके से कोई एक्सपेंड तो नहीं करी जहाँ ब्लड वगैरह इकट्ठा हो रहा है हमारा, कोई ज़्यादा इकट्ठा तो नहीं होता जा रहा, तो उसमें हमने एक्सपेंडेशन चेक करा, तो ये इसका सारी चीज़ें हमारी एक तरीके से नॉर्मल आई मान के चले, ये तो ये चाहे हमारी तरह ये सारी चीज़ें थी नॉर्मल आई, यानी कि तेरी कोई भी हीमोडायनिक स्टेबिलिटी प्रेजेंट नहीं है, ल्यूकोसाइटोसिस प्रेजेंट नहीं है, ये तेरी हीमोग्लोबिन भी काफ़ी कम नहीं है, वो इतना नॉर्मल ही है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस सीधे सीधे हम क्या बॉन्ड डिस्क्लोज कर देंगे और क्या कर देंगे इस तरीके से डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब इस तरीके से डिस्चार्ज कर देंगे उसको, इस तरीके से बॉन्ड क्लोज करके डिस्चार्ज कर देंगे। जो है हमारा इस तरीके से जो ब्लड लॉस जो हुआ है, हकीकत में जो ब्लड इकट्ठा हो गया है, उसके लिए हमको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ज़्यादातर क्या है कि खुद ही निकल जाता है पर्टिकुलर। हाँ, हो सकता है हमको एस्पिरेशन वगैरह करनी पड़ जाए, लेकिन यदि वो ट्रॉमा है, ब्लड वगैरह निकला है इस तरीके से पेरिटोनियल कैविटी में, तो जब तक वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम वगैरह क्रिएट नहीं कर रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक तरीके से घाव वगैरह जहाँ पे भी हुआ है, छोटी मोटी वेसल का यदि हुआ है, तो कुछ ज़्यादा छोटी मोटी वेसल में ज़्यादा प्लेटलेट्स वगैरह थक्का जम जाता है, तो उसको एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना है। क्यों?
क्योंकि हमारे यहाँ WBC भी काम करती हैं कुछ, WBC का भी कुछ ना कुछ काम है, हर चीज़ हमें नहीं करनी होती, हमें बस सीवियर केस जो होता है उसमें रोल रहता है, हर चोट में सूजन नहीं लगाया जाता। ये जो WBC प्लेटलेट्स का जो काम है उनको करने देंगे। एस्पिरेशन वाली घटना तगड़ी तो आसपास देख लेना, इसमें एस्पिरेशन नहीं करते। एस्पिरेशन का जो केस होता है तभी आता है हमारा इस तरीके से, जब थोड़ा बहुत भी ब्लड इकट्ठा हो जाना, हमारे यहाँ कुछ भी थोड़े बहुत समय के लिए भी ब्लड इकट्ठा हो जाना हमारे लिए खतरनाक क्रिएट कर सकता है। एब्डोमेन में कुछ समय के लिए ब्लड इकट्ठा भी हो जाए पर्टिकुलर, तो हमें उतनी दिक्कत नहीं है। और मैंने बताया कि सर्जरी करना एक बहुत ही सीवियर प्रोसेस है, क्योंकि हो सकता है हम चाह सकते हैं कि इस तरीके से एब्डोमेन में ब्लड एस्पिरेट करने थाने हमने और ब्लड निकाल दिया उसमें, क्योंकि इस तरीके से उसमें हम एनेस्थीसिया वगैरह देना पड़ता है हमने, इस तरीके से उसको हम जब अंदर जा रहे हैं इस तरीके से बॉन्ड बना के, हम तो उल्टी ब्लीडिंग बढ़ा ही रहे हैं ना उसकी। तो इस केस में कभी भी एस्पिरेशन का असर नहीं जाता। रेस्पिरेटरी केस में भी हम एस्पिरेशन इसलिए कर लेते हैं कि हम ज़्यादा बिना कुछ खास ब्लीडिंग के लिए हम केस सीधे निकाल सकते हैं। कुछ हमको इस तरीके से कहते हैं लेरिंजोस्कोप वगैरह डाल के सीधे एस्पिरेट कर देना होता है, मुंह से कोई ब्लीडिंग तो करनी नहीं होती। मैं कोई इस केस में हम क्या सीधे एस्पिरेशन नहीं कर सकते, भले ही कितना भी ब्लड इकट्ठा हो रखा हो, चाहे हमें एक CCT पर अच्छा खासा ब्लड इस तरीके से मिल रहा हो। ये पर्सनल मेरा डाउट रहा था, तो इसलिए मैंने पर्सनली आंसर दे दिया उसका। इसलिए ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऐसे सीरियल एग्जामिनेशन हीमोग्लोबिन एग्जामिनेशन चेक किया, जिस समय यदि नॉर्मल है तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो वाउंड रिपेयर करेंगे इस तरीके से और डिस्चार्ज कर देंगे उसको। यदि इस तरीके से ये नेगेटिव है, यानी कि इस तरीके से सीवियर कंडीशन हो रखी है, सीवियर कंडीशन क्रिएटेड, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से सीधे बनता है लेप्रोटोमी पे जाते हैं। ये इस तरीके से हमारा बेसिक प्रॉपर सिस्टम रहता है पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा इंजरी के लिए। यप। तो अब हम आते हैं एक तरीके से अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है हमारा स्प्लीनिक ट्रॉमा। स्प्लीनिक ट्रॉमा, स्प्लीनिक ट्रॉमा के केस में क्या पता होना चाहिए आपको? स्प्लीनिक ट्रॉमा के केस में जो पता होना चाहिए वो आपको इस तरीके कुछ साइन पता होने चाहिए। पहली बात तो इंजरी किस प्रकार मिलेगा, वो ब्लंट ट्रॉमा इंजरी मिलेगी। चल मैं एक तरीके से पहले बात में ब्लंट ट्रॉमा को एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं ब्लंट ट्रॉमा एक्सप्लेन नहीं करा। तो ब्लंट ट्रॉमा के केस में क्या है, कोई ये चीज़ देखना है कि तरीके से पेशेंट स्टेबल है कि अनस्टेबल है। यदि पेशेंट तो स्टेबल हो अनस्टेबल हो, ई फास्ट तो हम करेंगे ही। ये कि ई फास्ट करके ही सीधे हम एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी में चले जाते हैं यदि वो पॉजिटिव है, वो ज़्यादातर वो पॉजिटिव निकलता है। ये जी ऐसे केस में क्या है कि हम ई फास्ट के बाद क्या, यदि एक तरीके से फास्ट यदि नेगेटिव आया हमारा ये, तो हम क्या किस पर जाते हैं इस तरीके से, फास्ट यदि नेगेटिव आया तो हम CCT पे जाते हैं। यदि फास्ट यदि पॉजिटिव आया, फास्ट यदि नेगेटिव आया, कोई ब्लीडिंग नहीं है, तो इस तरीके से उसमें तो हम सीधे फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे कि तरीके से कुछ आगे चल के हो नहीं जाए, मतलब इस तरीके से डिस्कार्ड कर देंगे, इस उस खास इंजरी हुई नहीं है उसकी। हाँ, तो इस तरीके से यदि उसको पॉजिटिव आया यानी कि ब्लीडिंग आया, तो हम CCT पे देखेंगे कि इस तरीके से किस लेवल की इंजरी हो रखी है उसके। ये कि मैं बताना बढ़िया CCT जो एक तरीके से फास्ट पे, जो इस तरीके से जो मिनिमम सेंसिटिविटी के लिए हम कहते हैं 100 ml ब्लड होना जरूरी है। यदि सेंसिटिविटी हमें पता करनी है, यानी कि इस तरीके से 100 ml ब्लड कम से कम एक तरीके से ब्लीड हुआ है, तभी ई फास्ट पॉजिटिव आया है। ये तो यदि ई फास्ट पॉजिटिव आएगा, हमने देख लिया, फिर CCT पे देखेंगे कितना इस तरीके से एब्डोमिनल कैविटी में ब्लड का एक्यूमुलेशन हुआ है। अब ये चीज़ देखेंगे, तो यदि मान के चले वो विसरल इंजरी हुई है कोई तरीके से, उसके कारण ब्लड इंजरी हुई, ब्लड लीक हुआ है, ये चीज़ देखेंगे। या फिर एक तरीके से विसरा के आसपास ब्लड का एक्यूमुलेशन है, या फिर एक तरह फ्री फ्लूइड है। यदि एक तरीके से फ्री फ्लूइड है, तो अब क्या बात करिए, जैसे तो हम ये चीज़ देखेंगे कि तरीके से कोई सॉलिड ऑर्गन की इंजरी नहीं हुई है। ये चीज़ है। तो अब हम ये दोनों केसों में यदि कुछ भी हुआ, तो हम सीधे जाएंगे तरीके से, यदि सीट बेल्ट इंजरी वगैरह सस्पेक्ट करेंगे, यदि फ्री फ्लूइड है, सीट बेल्ट इंजरी हुई रखी है, तो उसमें सीट बेल्ट इंजरी में मोस्ट कॉमन इंजरी कैसी होती है, सीट बेल्ट बात करें चले तो सीट बेल्ट इंजरी में मोस्ट कॉमन जो होती है उस तरीके से होते हैं मीजेंट्री की। हाँ, तो मीजेंट्री ट्रिगर देखेंगे। फिर क्या होगा, फिर यदि ये कुछ भी हो रखा हो, यदि विसरल इंजरी हो रखी है हमारे हकीकत में, या फिर इस तरीके से हमारे तरीके से मीजेंट्री वगैरह का टीयर हो रखा हो हकीकत में,
उस केस दोनों के केस में हम क्या किस पे जाएंगे, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी में। इसलिए इसका प्रोटोकॉल याद रखने की जरूरत नहीं, कोई पूछता भी नहीं इसको ब्रेन ट्रॉमा को। हम जो बात कर रहे हैं टॉपिक पे आएंगे, उस पर जो हम मेन जो टॉपिक है उनको एक्सप्लेन करेंगे। खेत में हर टॉपिक को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आगे हमारे स्प्लेनिक ट्रॉमा पे। स्प्लेनिक ट्रॉमा पे पहली बात तो आपको पता कैसे चलेगी कि स्प्लेनिक ट्रॉमा हुआ है, तो ज़्यादातर क्या आपको लेफ्ट साइड में इंजरी मिलेगी। ज़्यादातर रिब के फ्रैक्चर कौन कौन से मिल सकता है, आपको 9th 10th और 11th रिब के फ्रैक्चर आपको देखने को मिल सकता है। इनिशियल रिलेशन होता है स्प्लीन का हमारा डायरेक्ट, तो 9th 10th 11th रिब का फ्रैक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो 2 साइन आपको पता होने चाहिए, कौन सी साइन, एक केहर साइन और एक दूसरा साइन क्या पसंद है, बेलानिस साइन। केयर साइन और बेलानिस साइन पता होने चाहिए, दोनों के दोनों साइन। तो उसमें क्या है कि तरीके से केयर साइन में क्या होता है, एक तरीके से आपको पेन फील होगा इस तरीके से लेफ्ट शोल्डर की टिप पे। ये चीज़ क्योंकि रेडिएशन होता है फाइबर स्प्लिट रहने के नर्व के फाइबर के। अब यह क्या है इंजाइना में भी हो सकता है, भैया इंजाइना की प्रॉपर अपना में हिस्ट्री आएगी, ये चीज़ की मजाक ना। इंजाइना से कन्फ्यूज हो सकता है, तरीके डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं, इंजाइना हो सकता है ना, लेकिन ज़्यादा ट्रॉमा के केस में नहीं मिलेगी हिस्ट्री। एंजाइना में हो सकता है, कहते हैं गैस के केस में भी तो हो सकता है ना, कि में गैस वगैरह गड्ढे हो गई, उसमें भी फ्रेंडर का इरिटेशन होता है कुछ ना कुछ, लेकिन नहीं है पर इस तरीके से नहीं जाएगा वो, है ना। जैसे टिप शोल्डर की टिप पे फील होगा टिप पेन। ये फिर आते हैं हमारे बेलानिस साइन। इसमें क्या होगा, आपको डलनेस महसूस होगी, डलनेस इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। क्यों, ब्लड इकट्ठा हो गया आसपास बहुत ज़्यादा, जिसके कारण आपको डलनेस महसूस होगी। इस तरीके से ज़्यादा स्प्लीन वगैरह के साथ आपको डलनेस नहीं महसूस होती। खासकर यदि हीमरेज वगैरह होता है थोड़ा सा नीचे ही कलेक्ट होता है, तरीके से ज़्यादा में डलनेस मैंने पर्सनली नहीं देखी कोई भी डलनेस वगैरह आती हुई इस केस में, इस एरिया में। तो ये चीज़ आपको डलनेस फेस होगी, क्योंकि कोएगुलेशन और ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर हम एक तरीके से सीखते हैं ट्रॉमा की ग्रेडिंग। एक तरीके से ग्रेडिंग क्या करते हैं, एक तरीके से कि इस तरीके से किसने सीवियर लेवल की इंजरी हो रखी है, इसलिए हम ग्रेडिंग करते हैं। लिवर के लिए भी यूज करते हैं, स्प्लीन के लिए भी यूज करते हैं, और एक तरीके से लास्ट में पैंक्रियास के लिए भी यूज होता है। पैंक्रियास की कंपेरेटिवली ज़्यादा आसान है, और लिवर और स्प्लीन की तो लगभग ही जैसी है, उसमें तो खास करने की जरूरत नहीं है। पहले 3 पॉइंट लगभग सेम है। क्या इस तरीके से हेमेटोमा इन्वॉल्व करेगा, इस तरीके से कम से कम 10% जो एरिया से कम को इन्वॉल्व कर रखा है उसने, तो उसे क्या कहते हैं ग्रेड 1। और इस तरीके से जो टियर जो करा उसकी डेप्थ 1 सेंटीमीटर से कम है। या फिर इस तरीके से लैसिरेशन की लेंथ पूछ सकता है, इस तरीके से इंट्रापेरिकाइमा हेमेटोमा की लेंथ पूछ सकता है, तो वो इस तरीके से 5 सेंटीमीटर से कम है। हालांकि ये लिवर में पूछता है, स्प्लीन में उतना पूछता नहीं है, लेकिन कंपेरेटिवली कर ले इतने स्प्लीन में 5 से कम आएगी, और इतने उसमें लिवर में 10 से कम ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है। तो इसलिए याद रखते हैं, स्प्लीन के लिए भी याद रखते हैं, लिवर के लिए भी याद रखते हैं। ये यदि इतनी 10% से कम को इन्वॉल्व कर रहा है, किसको, इस तरीके से 1 सेंटीमीटर से कम है, और ऐसे 5 से भी कम है, इस तरीके से हमारे इस तरीके से इंटरपेरिकाइमा हेमेटोमा तो ग्रेड 1 है। यदि इस तरीके से 10 से लेकर कितने पे 50 के बीच में है, ये इस तरीके से ये 1 से लेकर 3 के बीच में है, और वो इस तरीके से हमारा इस तरीके से ग्रेड 2 में आता है। ग्रेड 2 में मैं गलत बोल गया, तो इंट्रापेरिकाइमा हेमेटोमा जो होता है वो ग्रेड 2 में आता है, वो किससे कम है, इस तरीके से हमारे एक तरीके से 1 जो होता है वो 5 सेंटीमीटर से कम है, तो इस तरीके से वो हमारा ग्रेड 2 में आ जाता है। क्या 10 से 50, 1 से 3 और 10 सेंटीमीटर से कम इंट्रापेरिकाइमा हेमेटोमा। लैसिरेशन की डेप्थ 1 से 3 सेंटीमीटर, और इस तरीके से परसेंटेज ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्व हेमेटोमा रिवॉल्विंग ऑर्गन। ये यदि 50% से ज़्यादा सरफेस एरिया जो है ऑर्गन का उसने इन्वॉल्व कर लिया है, यह चीज़ कभी मत कंसिडर करना है खाली बस वेसल की इंजरी होगी तभी ऑर्गन की भी इंजरी के कारण ब्लड ब्लीडिंग होती है अच्छी खासी। ये तो ये चीज़ 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसने एरिया इन्वॉल्व कर लिया, या फिर इस तरीके से ये 5 से ऊपर पहुंच गया, तो ये हमारे ग्रेड 3 में आता है। जो आपको ग्रेड 4 और ग्रेड 5 है वो स्पेसिफिक रहेंगे स्प्लेनिक ट्रॉमा के लिए। जैसे ये होने को तो ये लेवल लिवर के लिए समान है, तो उसके लिए आप याद रख सकते हैं। एक तरीके से उसने क्या किया, हमारा एक तरीके से इतना ज़्यादा उसने इंजरी कर दी कि इतने 25% जो वेसल्स हैं वो जो है एक तरीके से स्प्लीन वो डीवेस्कुलराइज हो गया।
यदि 25% से ज़्यादा डीवेस्कुलाराइज हो गया तो इस तरीके से उसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, उसमें हाइलर वेसल इन्वॉल्व रहती है हमारी। हाइलर वेसल में अगर 25% डिसवेस्कुलाराइजेशन हो गया तो स्प्लीनिक ट्रॉमा ग्रेड 4 आ जाती है। या यदि इस तरीके से कम्प्लीटली इनवेस्कुलाराइजेशन हो गया तो इस तरीके से वो आ जाती है ग्रेड 5। तो ये इस प्रकार हमारी स्प्लीनिक ट्रॉमा की ग्रेड रहती हैं। ये अब वैसे हम इसे मैनेजमेंट पे आते हैं। मैनेजमेंट पे मैंने बताया था तो इस तरीके से सिर्फ मैनेजमेंट के नाम पे मैंने बताया था, इस तरीके से इसमें वही सेम मैनेजमेंट यूज करेंगे। इस तरीके से क्या अनस्टेबल पेशेंट की स्टेबल पेशेंट, ये सेम हो जाइए। तो ये चीज़ हो गई। तो मैंने बता दिया स्टेबल अनस्टेबल के आधार पर हमने डिस्क्राइब कर लिया उसको किस में आएगा। फिर आते हैं हमारे इस तरीके से फास्ट स्कैन करेंगे, जैसे स्टेबल है तो और उसमें भी फास्ट स्कैन करेंगे तो ये तो बात नहीं। तो उसमें CACT करेंगे इस तरीके से, यदि पॉजिटिव आ रहा है उसमें यदि पॉजिटिव ब्लीडिंग मिलेगी तो सीधे हम जाएंगे इस तरीके से किस पे, एक्सप्लोरेटरी डॉक्टर में। उसमें यदि ब्लीडिंग मिली हुई है तो हम पहले CACT करेंगे। CACT के आधार पर हम ग्रेड करते हैं डिसाइड कि कौन सी ग्रेड में है। CACT का इसमें मेन रोल रहता है ग्रेड डिसाइड करने में। तो ग्रेड 1 2 3 4 5 6, ये ग्रेड 1 2 है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं यूजुअली ही हकीकत में सीधे हम ऑब्जर्वेशन पर डाल देते हैं क्योंकि ज़्यादातर उसमें उतना ज़्यादा इंजरी हुई नहीं। ग्रेड 3 जो होता है वो ट्रिकी केस रहता है हमारा देखने के लिए। तो उसमें क्या है, हम कोई कॉन्ट्रास्ट ब्रूस तो प्रेजेंट नहीं है। यदि ग्रेड 3 के लिए मैं बताता हूँ तो ग्रेड 3 के लिए हम ज़्यादातर चेक करते हैं इस तरीके से कोई कॉन्ट्रास्ट ब्रूस तो प्रेजेंट नहीं है। या फिर तरीके से हमारे एक तरीके से क्या है प्रेजेंट, और कोई क्या प्रेजेंट तो नहीं है, हमारे स्यूडो एन्यूरिज्म तो प्रेजेंट नहीं है। ये चीज़ है। तो इसमें यदि हमारा क्या है कि ये चीज़ नहीं है, मतलब ये चीज़ आगे प्रेजेंट है, यदि क्यों कोई एन्यूरिज्म प्रेजेंट है इस तरीके से स्यूडो एन्यूरिज्म बन रहा है। अब एन्यूरिज्म स्यूडो एन्यूरिज्म तो ये मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो ये चीज़ यदि प्रेजेंट है, घसक कॉन्ट्रास्ट ब्रूस याद रखना, ये हम इस तरीके से लेबर वाले में भी यूज़ करेंगे टर्मिनोलॉजी को। तो ये इस तरीके से इसके इसमें हम क्या करते हैं, हम एनजियो एम्बोलाइजेशन। तो इसलिए मैंने नई चीज़ बताया था ट्रीटमेंट यहाँ पर एनजियो एम्बोलाइजेशन। तो ये एनजियो एम्बोलाइजेशन करते हैं इस तरीके से ये चीज़ें। यदि मान के चले ये हमने क्या किया, यदि प्रेजेंट है तो एनजियो एम्बोलाइजेशन कर दिया। यदि ये चीज़ प्रेजेंट नहीं है तो ग्रेड 3 को हम ग्रेड 1 में कंसीडर करेंगे, जिसे हम ऑब्जर्वेशन करेंगे और रिपीट स्कैन करेंगे। इसलिए ऑब्जर्वेशन के नाम पे ग्रेड 3 यदि ये चीज़ प्रेजेंट नहीं है तो ग्रेड 3 1 2 3 को एक ही में मान लेंगे और इस तरीके से 72 आवर्स के बाद में स्कैन करेंगे। 72 आवर्स क्या कहते हैं आवर्स के बाद क्या करेंगे, रिपीट स्कैन करेंगे, स्कैन रिपीट करेंगे इस तरीके से ऑब्जर्वेशन में। ये यदि मान लीजिए एनजियो एम्बोलाइजेशन किया आपने तब भी वो चीज़ फेल हो गई मान लीजिए, यदि पेशेंट यदि उसके एंजियोलाइजेशन करने के बावजूद भी क्या रहेगा अनस्टेबल रहा, या फिर इस तरीके से इसमें क्या रहा हमारे इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट बूस्ट अभी भी प्रेजेंट है, अनस्टेबल रहा, कॉन्ट्रास्ट बूस्ट अभी भी प्रेजेंट है, तो उसमें क्या रहा, हम क्या करेंगे इस तरीके सीधे सर्जरी पे जाएंगे। सर्जरी में मैंने बता दिया क्या एक्सफोलिएटेड लेप्रोटोमी तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसमें हम एक और जो चीज़ रहेगी हमारे ऑप्शन में नाम पे वो स्प्लीनेक्टोमी रहेगी। तो स्प्लीनेक्टोमी हमारी क्या कर रहे थे, इस तरीके से ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहती है। इस तरीके से यदि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसी ग्रेड 4 से और 5 तक कर रहे हैं तो ग्रेड 5 का तो मतलब सीधा हमको स्प्लीन निकालना पड़ेगा ही। इसमें तो ग्रेड 5 में क्या हो रहा है, इस तरीके से हमारा स्प्लीन है वो पूरी तरह एवास्कुलराइजेशन हो गया। अब स्प्लीन का क्या काम होता है इस तरीके से आरबीसी वगैरह को ब्रोकन करना, इस तरीके से नहीं यार सर्कुलेशन बढ़ाना सही है। तो अब ये काम जो स्प्लीन कर ही नहीं पाएगा, उसकी वेस्कुलर सप्लाई ही चली जाएगी, तो भाई स्प्लीन का होना नहीं होना तो बराबर ही हो गया ना हमारा। उसके बाद देखेंगे कोई जुगाड़ है नहीं है, हमारा स्प्लीन नहीं रहेगा, हालांकि दिक्कत तो आएगी स्प्लीन नहीं रहेगा तो। लेकिन यदि मान के चले हमें कोई स्प्लीन यदि कुछ काम का है ही नहीं तो फिर उसको ज़बरदस्ती वहाँ पे ब्लड इकट्ठा होने का तो सीधे निकाले खत्म करो बाद में। तो चलिए ग्रेड 5 में स्प्लीनेक्टोमी रहेगी। ग्रेड 4 में हम कंसीडर करेंगे कि एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी से हम ब्लड वेसल कंट्रोल करके ब्लीडिंग करके काम चल रहा है नहीं चल रहा, नहीं तो हम स्प्लीनेक्टोमी ऑप्शन में जरूर रखते हैं। ग्रेड 3 में यदि मान लीजिए पेशेंट की हालत कुछ ज़्यादा खराब हो गई तब हम जाते हैं इसको सारी मतलब इन्वेस्टिगेशन करा के फिर इस तरीके से सारे तरीके से ट्रीटमेंट हड्डी कंडे आजमा के, ये तब भी हमारा क्या जा रहा है इस तरीके से
ब्लीडिंग रुक नहीं रही, कुछ नहीं कर रही, तब हम पहले एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी कंसीडर करेंगे, फिर इसमें हम स्प्लीनेक्टोमी को कंसीडर करेंगे। डायरेक्टली हम स्प्लीनेक्टोमी कभी भी कंसीडर नहीं करते इस तरीके से, यदि ग्रेड 3 हो। अब ग्रेड 4 5 में हम सीधे एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी और स्प्लीनेक्टोमी करेंगे। ग्रेड 5 में तो करनी पड़ेगी, एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी भी करनी है, सीधे इन्वेस्टिगेट ई फास्ट में देख लो कि पूरा स्प्लीन में इस तरीके से एवेस्कुलराइजेशन हो रखा है कि नहीं हो रखा, ये ठीक है। तो इस प्रकार हमारे सिस्टम चल रहा है। यदि मान लीजिए चिल्ड्रंस में जरूर याद करना, चिल्ड्रंस में हम प्रिजर्व करेंगे वो इस तरीके से, वहाँ पे तो खाली बस डिस्ट्रक्शन करने का काम करता है इस तरीके से, लेकिन उसमें क्या है इस तरीके से ये आरबीसी को बनाने का भी काम करते हैं। चाइल्ड में कभी भी हम स्प्लीनेक्टोमी हर करेंगे नहीं, हालांकि चाइल्ड में ये लगता है इतनी सीवियर की इंजरी हुई तो वो बचेगा ही नहीं एक में, ये बस कहने की बात रहती है। तो ये चीज़ अब लिवर ट्रॉमा पे जाते हैं। तो लिवर ट्रॉमा पे जो है हमारा इस तरीके से क्या हो सकता है, फ्रैक्चर किस तरह रहेगा, 9 10 11 पर राइट साइड में फ्रैक्चर रहेगा, ठीक। तो ये चीज़ इसमें याद रखनी है। इस तरीके से इसमें ब्लीडिंग कौन सी रहती है, तो ब्लीडिंग का याद रखना हमारे मेनली वीनस ब्लीडिंग रहती है, किसके द्वारा, हमारे पोर्टल वेन के द्वारा। तो ये चीज़ें ये आपसे पूछ सकता है कभी बार, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन आता है, अगर इजी क्वेश्चन होता है लेकिन गलत कर देते हैं। तो इसमें ब्लीडिंग किसका रहेगा, आर्टिकुलर ब्लीडिंग नहीं रहती, यहाँ पे हमारी रहती है हमारे पोर्टल वेन के द्वारा ब्लीडिंग रहती है। ये होगी लिवर के बारे में। अब इसमें जो आपको याद रखना है इस तरीके से लिवर ट्रॉमा के टाइप्स की, इस तरीके से ये करेंगे ग्रेडिंग की। तो लिवर ट्रॉमा में भी हम कोई ऐसे साइन वगैरह याद नहीं है, केरला साइन वगैरह, खाली ग्रेड याद रखनी होती है। ग्रेड में आते हैं ग्रेड 1। ग्रेड 1 मैंने बताया था क्या, ये तरीके से यदि सर्विस एरिया इन्वॉल्व करा इस तरीके से लेस देन 10%, और यदि लेसिरेशन जो है इस तरीके से उसकी डेप्थ है वो 1 सेंटीमीटर से कम है, तो हम उसको ग्रेड 1 में कंसिडर करेंगे। यदि इस तरीके से क्या है हमारा ग्रेड 2 में क्या रहेगा, हमारा जो है वो 10 से 50% ऑफ सर्फेस एरिया जो है उसे इन्वॉल्व कर दिया है, और इस तरीके से किस में जा रहा है हमारा, इस तरीके से 10 से 15% सर्फेस एरिया इन्वॉल्व कर दिया, और लेसिरेशन की डेप्थ है वो 1 से 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर पे है। और इस तरीके से क्या है इंटरपेरेंकाइमा हेमाटोमा की जो लेंथ है वो कितने से है हमारे, इस तरीके से 10 से कम है, तो इस तरीके से उसमें हम किस में कंसिडर करेंगे, इस तरीके से इसको ग्रेड 2 में। स्प्लीन के लिए ये रेंज चलती थी हमारे 5 सेंटीमीटर से कम, और इसमें ग्रेड 3 में जो आपको याद रखना है इस तरीके से इसमें 50% से ज़्यादा उसने सर्फेस एरिया इन्वॉल्व कर लिया है, और इस तरीके से उसमें क्या इसलिए है, तरीके 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा डेप्थ हो चुकी है, और इस तरीके से उसमें सर्फेस एरिया की इंटरपेरेंकाइमा हेमाटोमा कितनी लेंथ है उसकी, इसी से 10 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तो नहीं 10 मिलीमीटर से ज़्यादा उसने इन्वॉल्व कर लिया है। इस तरीके से ये मिलीमीटर यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर में ही है, तो हम यहाँ डेप्थ में इस तरीके सेंटीमीटर पे चला जाता है, बाकी तरीके से बाकी तो मिलीमीटर पे रहता है। इस तरीके से इंटरपेरेंकाइमा हेमाटोमा की आपके हमको बिल्कुल सही से मानना नहीं है उस आदमी को। ये सेंटीमीटर पे ही रहेगा, नहीं तो इस प्रकार सेंटीमीटर पे रहेगा, मैं माफ कीजिए मिलीमीटर की इसका सेंटीमीटर पे रहेगा हमला। इस प्रकार हमारी होगी 1 2 3 ग्रेड 4 5 6 आपको याद रखनी है। 4 5 6 में ज़्यादा आदमी पेशेंट आपको अनस्टेबल ही मिलेगा। 4 5 6 में याद है, 4 में जो आती है हमको लेसिरेशन हो गया इस तरीके से उसका, उसने क्या कर दिया इस तरीके से डिस्ट्रक्शन कर दिया हमारा, इस तरीके से 25 से 70% तक जो हेपेटिक लोब है उसका डिस्ट्रक्शन कर दिया। ये तो पेरेंकाइमा डिस्ट्रक्शन हो गया, जिसके कारण क्या 25 से 70% हेपेटिक जो लोब है उसका डिस्ट्रक्शन हो गया। ये उसके अलावा उसमें क्या हुआ है, मैं ग्रेड 4 में पेरेंकाइमा डिस्ट्रक्शन हुआ जिसने एक तरीके से हमारा 75% से ज़्यादा एक तरीके से हेपेटिक लोब है उसका डिस्ट्रक्शन कर दिया। ये जो इसमें जो आपको याद रखना मेन, उसमें आपको ग्रेड 5 में ग्रेड 4 में जो आपको याद रखना है इस तरीके से किसमें एक्स्ट्रा पेरेंकाइमल हो रहा है इस तरीके से, तो ये लिवर पेरेंकाइमा के बाहर भी आपको ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। ग्रेड 4 आपको याद रखना है, ये बात 25 से 70% 5% था, और फिर एक्स्ट्रा पेरेंकाइमल ब्लीडिंग, ये 2 पॉइंट याद रखते हैं। ग्रेड 4 के लिए आपको यह याद रखना है वही तरीके से आपको 75% से तो ऊपर का एरिया इन्वॉल्व भी हुआ है, बाकी आपको याद रखना है जस्ट हेपेटिक वीनस इंजरी हुई है, क्या जस्टा हेपेटिक वीनस इंजरी। ये
रेड फ्लैग का मतलब है कि सीधा मामला खत्म है, हमको हेपेटिक निकालने पड़ा, हेपेटिक अवजन हो रखा है उसका। ये चीज़ें इसका आपको जो याद रखना है वो आपको याद रखना है। इसमें लिवर में आपको कुछ साइन याद नहीं रखना, बस इस तरीके से आपको जो है इस तरीके से ट्रॉमा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल याद रखना है। इस तरीके से किस प्रकार होता है मतलब लिवर का ट्रॉमा मैनेजमेंट में, तो हम भी उसमें याद आता है 4 P's के रूप में। 4 P's में क्या होता है हमारा, इस तरीके से पहला आता है पुश। पुश का यूज होता है बाई मैनुअल कंप्रेशन। तो बाई मैनुअल कंप्रेशन याद रखना है। फिर याद रखना है कहते हैं प्रिंगल्स मैन्यूवर। पुश प्रिंगल्स मैन्यूवर। और वो क्या याद रखना है इस तरीके से पीस है वो आपको याद है प्लग। प्लग में क्या करते हैं हम इस तरीके से ब्लैक मोर ट्यूब का इंसर्शन करते हैं। हाँ, और इस तरीके से 5 में आ जाता है 4 वाला जो प्लग आता है उसमें क्या करते हैं इस तरीके से, उसमें करते हैं इस तरीके से प्लाग को इस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से प्लाग को इंसर्ट करते हैं इस तरीके से उस पर पैक करा जाता है इस तरीके से उसको। तो प्लाग के नाम पे क्या करते हैं इस तरीके से, हमारा ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। प्लाग के नाम पे हम करते हैं इस तरीके से ब्लैक मोरे ट्यूब इंसर्ट करते हैं, ब्लैक मोरे ट्यूब इंसर्शन। ये इतना ही काफ़ी है इस तरीके से ये चीज़ है। इसमें क्या प्रिंगल्स मैन्यूवर आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, इसमें क्या कहते हैं प्रिंगल्स मैन्यूवर जो होता है फोरामेन और विस्लोव जो होता है सिर्फ उसके इन्वॉल्व होता है और उसका कंप्रेशन किया जाता है। वो ज़्यादातर हमको उंगली के द्वारा कंप्रेशन कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कोई भी हमारा कोई भी फोर्सेस वगैरह हुआ उसके द्वारा हम कंप्रेशन कर सकते हैं। ये है। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कोई भी ब्लीडिंग यदि हमारी हेपेटिक वेन से हो रही है तो कंट्रोल नहीं होगी। जो ज़्यादातर ब्लीडिंग जैसे कि तरीके से पोर्टल वेन से रहती है वो कंट्रोल हो जाती है, और अगर यदि कुछ से होती है हेपेटिक आर्टरी से तो वो भी कंट्रोल हो जाती है। लेकिन इंफीरियर वेना कावा से ब्लीडिंग हो रही है या फिर इस तरीके से हमारा इस तरीके से कौन सा अभी तो इन्वॉल्व होता है हेपेटिक वेन भी होती है, उनसे यदि ब्लीडिंग हो रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ है। तो इस प्रकार आपको ये चीज़ भी याद रखनी है प्रिंगल्स मैन्यूवर में। तो याद है पुश से 4 P जरूर याद रखना इस तरीके से, इंपॉर्टेंट आपके लिए 4 P's याद रखना कौन से हैं इस तरीके से। क्या आपके लिए फिर दोबारा रिपीट कीजिए, पुश यानी कि तरीके से कंप्रेशन कर दिया आपने, एक होते हैं फिर आते हैं प्रिंगल्स मैन्यूवर, फिर उसके अलावा क्या था प्लग लगा दिया इस तरीके से आपने, ब्लैक मोर ट्यूब इंसर्शन कर देते हैं इस तरीके से याद रखेंगे प्लग याद याद है। और उसके अलावा क्या कहते हैं पैक कर दिया आपने, जैसे मोमेंटम वगैरह के ज़्यादातर कोई पैक कर दिया जाता है तो उससे आपने पैक कर दिया। ये ट्रोमा की ग्रेडिंग भी बता दी थी मैंने, क्या क्या ग्रेडिंग यूज करते हैं ये। तो ये चीज़ें अब हम आते हैं इस तरीके से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, किस प्रकार हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चलता है। अब ये पुश वगैरह क्या करा था, तो ये तरीके से मैनुअल रहते हैं तरीके से, जो हमारे एक दिन नॉर्मल जो यूज़ करी जाती है उसमें आदाता नहीं है। उसमें कौन सी आती है हमारी, यदि पेशेंट लेवर ट्रॉमा में तो हम ये देखेंगे इस तरीके से कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ये होता है फास्ट स्कैन कर दिया नॉर्मल, उसमें क्या कि यदि वो एब्सेंट है इस तरीके से उसमें ऑब्जर्वेशन पे डाल देते हैं यदि स्टेबल पेशेंट है। हाँ, तो उसमें क्या करेंगे यदि ब्लीडिंग यदि हमको क्या है एक तरीके से, जब आप ये पूछना किसी उम्र में ये तो क्वेश्चन नहीं है ना पेशेंट अनस्टेबल है और हकीकत में एक्सपेडिटेड डॉक्टर जो है ई फास्ट में एक तरीके से उसकी ब्लीडिंग ही नहीं निकली। ई फास्ट ब्लीडिंग क्या 100 ml से तक होती है। अब मान लीजिए 100 ml से भी कम उसकी ब्लीड हुआ है, पहली बात तो वो अनस्टेबल हुआ ही नहीं। यदि वो अनस्टेबल हुआ है तो उसका कारण ब्लीडिंग नहीं है, उसका कारण कुछ और ही है। उसका कारण हो सकता है ना कि आपको भले ही लग रहा हो कि उसका एक्सीडेंट हुआ है लेकिन वो नाटक कर रहा हो, वो बेहोश मान के चलो हुआ भी है तो इस तरीके से कोई अदर कॉज है, जैसे कि तेरे MI के कारण बेहोश हो गया हो हमारे, या फिर तेरे स्किन को पर अटैक आ गया हो। जैसे होने को तो जैसे कि कोई आदमी किसी गाड़ी के नीचे आया उसके कारण बेहोश नहीं है, गाड़ी से टकरा के बेहोश नहीं हुआ आदमी, लेकिन उस तरीके से धूप में घूम रहा था हीट सिनकोप आया उसके कारण बेहोश हो गया। तो ये चीज़ें तो पेशेंट अनस्टेबल होने का मतलब ये नहीं है कि तरीके से बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी हुई और उसके कारण हो सकता है उसकी ब्लीडिंग हुई नहीं हो और उस तरीके से वो उसमें चला गया हो। तो ई फास्ट करने का स्कैन करने का ये चीज़ फ़ायदा रहता है हमारे, तो ये इसमें टाइम कम लगता है। उसके अलावा ब्लीडिंग यदि हमको मिल रही है सिंपल जैसे ये पता लगा रहे 100 ml ब्लड लेकिन लीक हुआ है, उससे ज़्यादा तो कितना भी हो सकता है ना। तो इसलिए हम ज़्यादा यदि ब्लीडिंग ज़्यादा होने के कारण यदि लीक हुआ है
मान लीजिए कोई कॉज यदि और होता तो ब्लीडिंग 100 या तो 100 ml आती नहीं। हाँ, ये 100 ml है या उससे ज़्यादा आ रही है तो यदि कॉज में ब्लीडिंग का ही ना, तो इसलिए सीधे एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करेंगे ना। तो इसलिए क्या कि यदि आप अनस्टेबल पेशेंट में ई फास्ट का नेगेटिव होने का तो हकीकत में सेंस नहीं है, पर वो एब्डोमिनल ट्रॉमा का केस ही नहीं है ये समझ लीजिए। तो ये चीज़ है, तो ये अपने डाउट वगैरह सोच सकते हैं आप। यदि ई फास्ट में यदि मान लीजिए स्टेबल पेशेंट है तो उसको आप ई फास्ट उसका भी कराएंगे। अब मान के चले आपको अनस्टेबल है तो CCCD करा देंगे उसका, यदि इस तरीके से पॉजिटिव आ रहा है ये देखने के लिए हकीकत में कितनी ब्लीडिंग हुई रखी है उसके। ये तो हो सकता है ना आदमी कुछ 150 पे इस तरीके से हो रखा हो, इस तरीके से अनस्टेबल, जैसे नॉर्मल तो 150 है, उसमें वो 100 को बताते हैं। ये आपने ज़्यादा आलतू फालतू कर दिया ना ये। तब यदि वो ई फास्ट करा हमने इस तरीके से, क्या निकला इस तरीके से हमने किसकी चेक कर दी, CCD स्कैन करा। अब क्या कहते हैं उसकी ग्रेड चेक करें तो ग्रेड यदि उसकी 1 से 3 तक है, तो मैंने बताया 1 से 3 तक में ज़्यादातर आदमी स्टेबल ही रहता है, उसमें ज़्यादा कुछ खास ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, कुछ खास हमको इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ग्रेड 4 या उससे ज़्यादा हो, ग्रेड 4 से लगभग 5-6 हो तो हम सीधे जाते हैं एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी को, ज़्यादातर हम स्टेबल पेशेंट मान के ट्रीट करते हैं उसको। ये चीज़ पता है आपको ये। यदि लेकिन मान के चले ग्रेड, लेकिन क्या उसमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हम ग्रेड 1 से 3 के बीच में क्या हमको कॉन्ट्रास्ट बूस्ट तो नहीं मिल रहा है। यदि हमको कॉन्ट्रास्ट बूस्ट मिल रहा है तो हम एंजियो एम्बोलाइजेशन जरूर करेंगे। एंजियो एम्बोलाइजेशन से काम नहीं चल रहा तो हम सीरियस हो जाएंगे। तो इसलिए लगभग उसका मैनेजमेंट लगभग सेम है, बस तरीके से उसमें जो है एक तरीके से उसमें 3 कैटेगरी को थोड़ा सा अपने आप में सेपरेट कंसीडर करा जाता था। हालांकि सेपरेट करने की उसमें भी बात नहीं हुई, फर्स्ट या सेकंड केस में भी तो हम इसको चेक करते ही ना, ये तरीके से कि अनस्टेबल तो नहीं है, कॉन्ट्रास्ट बूस्ट वगैरह तो नहीं है उसके उसमें। तो ये चीज़ है, तो उसमें भी चेकिंग का काम तो उसमें ही चलता है। हालांकि 1-2 में नहीं निकलेगा केस, इसमें इतनी 1 से 3 तक अंदर निकल जाता है। 1 से 3 तक लगभग सेम रहता है, और 4-5 के बाद ग्रेडिंग के नाम लिखने में अंतर है, बाकी होने को तो लीवर का ट्रॉमा उसके ट्रीटमेंट सेम ही चीज़ है। इसमें खाली बस ये चीज़ आता है हेपेटो लीवर का एक तरीके से ऑटोप्सी बात कर देना, लीवर को निकालना नहीं है। स्प्लीनेक्टोमी कर सकते हैं, हमने लीवर की हेपेटोटोमी तो नहीं सुना हो ना शब्द आज तक, जो नहीं निकालते ना, इसलिए हेपेटोटोमी मत कर देना, इस तरीके से नई टर्मिनोलॉजी की हेपेटोटोमी करेंगे ये ठीक है। तो स्प्लीनेक्टोमी ही करते हैं, तो और क्वेश्चन नहीं करते। फिर हम आते छोटी छोटी इंजरी पे फटाफट कवर करते हैं उनकी। एक होते हैं मैं मेजेंट्रिक इंजरी। मेजेंट्रिक इंजरी बताया ज़्यादा स्पीड बेल्ट इंजरी के कारण होती है। ये इसमें जो आपको पता होना चाहिए क्या, यदि लॉन्गिट्यूडनल इंजरी हुई है, यदि ये लॉन्गिट्यूडनल है तो कोई भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। वाल्व वेस्कुलरिटी कोई भी लूज नहीं हुई है, तो इसलिए ज़्यादातर क्या है आपको खाली वैसे रिपेयर कर देना है, ओनली रिपेयर। यदि ये ट्रांसवर्स इंजरी हुई है, क्योंकि तरीके से ज़्यादा ट्रांसवर्स ही तो सप्लाई करता है ना, इस तरीके से हमारी बॉल चलती है इधर पे यूँ, जैसे मीजेंट्री चल रही है तरीके से, मीजेंट्री से इतनी ब्लड वेसल निकलती है ना। अब मान लीजिए ट्रांसवर्सली कट गई मीजेंट्री तो सारी ब्लड वेसल की सप्लाई चली गई ना बॉल की, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें अनास्टोमोसिस करना पड़ेगा। और अनास्टोमोसिस के बाद क्या रिपेयर तो करेंगे, ये इतने ब्लड वेसल को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो ये इतने मीजेंटिक इंजरी के बारे में बातचीत हो गई। ये फिर हमारे यहाँ है ड्यूडेनल इंजरी, जिसका मेरा काटने का मूड नहीं है इसमें, क्योंकि वो बेफालतू का टॉपिक है। इसमें बस ड्यूडेनल इंजरी में ये चीज़ ध्यान रखना, इन्वेस्टिगेशन का क्या रहेगी हमारी CCT रहेगी। इसमें क्या रेडियोलॉजी एंजाइम मतलब गैस आपको भी देखने को मिल सकती है, और इस तरीके से आपको स्मॉल वायल से सुचारू से करना पड़ेगा। ये चीज़ कोई नहीं पूछता है इसको। हाँ, तो अब हम आते हैं मेन जो टॉपिक है हमारा पैनक्रियाटिक ट्रॉमा पे। पैनक्रियाटिक ट्रॉमा पे जो कि याद रखना है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहेगी हमारी, तो ये CCT रहती है। ये मोस्ट कॉमन एडल्ट में मान के जाए तो ये मोस्ट कॉमन एडल्ट में, यदि पैनक्रियाटिक एडल्ट में किसके कारण मिलती है, पेनिट्रेटिव ट्रॉमा के कारण मिलती है। और बच्चों में एक तरीके मोस्ट कॉमन कॉज होता है मतलब ब्लंट ट्रॉमा रहता है। तो अगर आपको किसके मिलेगी, कोई हिस्ट्री के नाम पे जो उसको मिलेगी पैनक्रियाटिक में, आपको मिलेगी हैंड बार और हैंडल बार और बाइसिकल की इंजरी देखने मेरे को बेहतर लगा। पैनक्रियास के आसपास जो रहता है, तो पैनक्रियाटिक ट्रॉमा किस में देखने को मिलता है, आपको बाइसिकल हैंड बार के इंजरी में देखने को मिलता है। यहाँ की इधर बाइसिकल का हैंड बार था, तो ये टिपिकल हिस्ट्री जरूर देगा। बाइसिकल हैंड बार, हैंडल बार उसकी इंजरी की, उसके टकराया तो उससे इंजरी ज़्यादातर बच्चों में, क्योंकि उल्टे सीधे हैंडल घुमाने का काम तो ये बच्चे ही कर सकते हैं, बड़ा तो मतलब कर रहा है तो ये बड़ा बात है। तो ये चीज़ है।
ये तो इस प्रकार आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये इस पर हम बातचीत करेंगे। तो इसमें जो आपको मेन चीज़ कंसीडर करनी है, को डक्टल इंजरी कंसीडर करनी है कि यदि डक्ट की इंजरी हुई है कि नहीं हुई। तो यदि मान के चले उसमें ग्रेड 1 आती है और 2 आती है, जिसका कोई मतलब नहीं है डक्ट की इंजरी से, जिसका खाली बस ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, हमारा सुपरफिशियल लेसिरेशन हुए हमारे खाली बस एक तरीके से, जिसमें क्या है कि कोई विदाउट डक्ट मतलब एक तरीके से माइनर कंट्यूजन है विदाउट डक्ट इंजरी, मेजर कंट्यूजन विदाउट डक्ट इंजरी। तो 1, 2 में याद है, जिसमें थोड़े बहुत लेसरेशन होगा, उसमें लेसरेशन नहीं हुई। मान लो जो इंटरेस्टिंग हो जाता है वो हमारे 3 से स्टार्ट होता है, जिसमें क्या एक तरीके से डिस्टल लेवल पे क्या हुआ है, इतनी डस्टर की इंजरी। 4 में क्या हुआ, हमारे प्रॉक्सिमल लेवल पर इंजरी ही। सबसे ईजी ग्रेडिंग यही है, तरीके पेनिकेटिक की याद रखना। फिर हमारे आती है 5वीं ग्रेडिंग, जिसमें एक तरीके से क्या हुआ, हमारा पेनिकेटिक हेड ही उड़ गया भैया, हेड को उड़ा के लगे कोई, ठीक है। 1 में क्या करेंगे, हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। कभी को जो करनी है माइनर कंट्यूजन तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। उसमें क्या करें, ग्रेड 2 में वो क्या है, डिब्राइनमेंट करना पड़ेगा, ड्रेनेज करना पड़ेगा, ये क्रो ड्रेनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये केस हकीकत में हो सकता है ब्लीडिंग उसके द्वारा करनी, WBC के द्वारा तरीके से इतना आसान नहीं हो रखा हो ब्लीडिंग कंट्रोल करना। तो मेजर कंट्यूजन है, भले पेनिकेटिक डक्ट की इंजरी नहीं हुई, पेनिकेटिक डक्ट को हम कंसिडर करते हैं, लेकिन कंट्यूजन तो मेजर हुआ ही ना। कंट्यूजन यदि मेजर है तो इसलिए उसको मेजर ब्लीडिंग के मान के रूप में हमको डिब्रैकमेंट करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए तो डिस्टल लेवल पर इंजरी हुई है तो हमको डिसेक्शन करना पड़ेगा, डिस्टल पेंकेटोटोमी करना ही पड़ेगी। यदि मान के चले यदि 4 और 5 इन्वॉल्व है, यदि 4 और 5 है, जिसमें एक तरीके से हमारे यहाँ प्रोक्सिमल पार्ट है, हेड है, एक तरीके से हेड भी प्रोक्सिमल पार्ट में जाता है, तो उसमें क्या करनी पड़ती है हमको, एक तरीके से हमको क्या करना है, हेड रिसेक्शन करना पड़ता है। इस तरीके से यहाँ पे डैमेज कंट्रोल सर्जरी करनी पड़ती है। ये ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ खास पूछता नहीं है आपसे, बस ये चीज़ है। तो अपना ग्रेड 1 और 2 में पूछता है, इसमें जो ग्रेड 1, 2, 4 और 5 है उसमें तो खाली बस डैमेज कंट्रोल सर्जरी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डैमेज कंट्रोल सर्जरी इसलिए करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा संभावना होती है हमारे इस तरीके से आदमी मर जाए, क्योंकि एंजाइम वगैरह सीधे रिलीज होंगे बहुत भयंकर मात्रा में, और हो सकता है इस तरीके से पाचन स्टार्ट हो जाए हमारे खुद के ऑर्गनों का। इसलिए हमको डैमेज कंट्रोल सर्जरी करते हैं, जो ज़्यादातर इस तरीके से हमारी ट्रॉमा ऑफ डेथ जो होता है, इस तरीके से मैं बताऊँगा इस तरीके से क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपोथर्मिया और ऐसे कोएगुलेटी उसको एक्टिवेट कर सकता है। तो इसलिए हमको डैमेज कंट्रोल सर्जरी वाला जो कंसिडरेशन होता है वो करना ही पड़ेगा। ये तो इस तरीके से मोस्ट कॉमन जो इस तरीके से कॉम्प्लिकेशन रहता है, इतनी पेनिकेटिक फिस्टुला याद रखी जाती है। ये अब इसमें जो आपको याद रखना है वो आते हैं हमारे मोस्ट कॉमन चीज़, जो इस तरीके से पहला नाम पे इसका क्वेश्चन आ सकता है, वो कभी भी आ सकता है, आपको क्वेश्चन याद रखना जरूरी है। वो आती है हमारी डैमेज कंट्रोल सर्जरी। अच्छा वो क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे, बस खाली लेप्रोटोमी कर रहे थे, इतने लाइगेशन कर देंगे ब्लड वेसल का, वो चीज़ कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। इसमें क्या हमारा एक तरीके से जान पे नहीं बनी थी, जो पहली बात तो किस था। हाँ उसमें ये था कि तब तक हम जान पे बन जाते, लेकिन इसमें क्या हमारी जान पे जो है खाली उस ब्लीडिंग के कारण जान पे नहीं बनती, उन्हीं को और फैक्टर भी रहते हैं हमारे जान पे बनने वाले। जैसे इसमें एंजाइम वगैरह था, हमारा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है इस तरीके से ज़्यादातर। कोई हेड की इंजरी हुई तरीके से तो उसका मतलब ये कि सीधे सीधे इंटेस्टाइन में इस तरीके से बहुत ज़्यादा मात्रा में इस तरीके से जो है एंजाइम वगैरह रिलीज हो सकते हैं इस तरीके से, तो जिसके कारण आपको उसको कंसिडर करना पड़ेगा कि फिर एक तरीके से जैसे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ये तरीके से ड्यूडेनम से भी तो बाहर आ सकते हैं बैक्टीरिया, तो ये चीज़ें तो उसको आपको कंसिडर करना पड़ता था इस तरीके से। अरे ये चलिए जा सकता था, ये चाहिए मेन क्वेश्चन इसको ये याद रखना आपको, डैमेज कंट्रोल सर्जरी ये टॉपिक है अपना। इसमें किससे प्रिवेंट करता है, ये हमारा मेन जिससे कहते हैं प्रिवेंशन पिन लीथियल ट्रायंगल ऑफ डेथ। ट्रायंगल ऑफ डेथ जरूर याद रखना, इसको बार बार लिख लीजिए, कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ट्रायंगल ऑफ डेथ में क्या आता है हमारा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ट्रायंगल ऑफ डेथ, और उसके अलावा क्या आता है हमारा हाइपोथर्मिया, और आते हैं हमारे कोएगुलोपैथी। ये मोस्ट कॉमन कॉज रहता है हमारा कोएगुलोपैथी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ रहता है।
कोएगुलोपैथी सबसे पहले तो वहीं से स्टार्ट होगा मामला। तो कोएगुलोपैथी हुई तो उससे क्या हुआ, हमारा लैक्टिक एसिडोसिस हुआ हकीकत है, जिसके कारण क्या डेवलप हुआ हमारा एथिलीन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण क्या हुआ हमारे तरीके से मायोकार्डियक परफॉर्मेंस गिर गई, जिसके कारण क्या डेवलप हुआ हमारा एक तरीके से हाइपोथर्मिया डेवलप हो गया, जिसके कारण क्या हमारा कोएगुलेशन कैस्केड में और दिक्कत आ गई, जिसके कारण क्या हुआ और ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगी। ठीक है, तो हम आते हैं इस तरीके से फेज से स्टार्ट करते हैं। इधर कौन कौन सी फेज पे क्या क्या करते हैं। तो फेज 0 पे हम कुछ नहीं करेंगे, फेज 0 मैंने में दे रखा है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, उसमें बस खाली आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट को। फेज 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, थोड़ा सा प्रेप लेवल को फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें क्या करते हैं इस तरीके से, हमने फेज 0 में क्या करें, हमें एमरजेंसी लेप्रोटॉमी करनी पड़ती है। क्या करा हमने इस तरीके से एमरजेंसी लेप्रोटॉमी। या फिर इस तरीके से क्या कहते हैं एक्सफोलेशन कर रहे हैं, एक्सफोलेटरी लेप्रोटॉमी करनी पड़ती है। एक्सफोलेटरी एमरजेंसी लेप्रोटॉमी, एक्सफोलेटरी लेप्रोटॉमी करते हैं। उसमें क्या करते हैं इस तरीके से हम कंट्रोल करते हैं, ब्लीडिंग कंट्रोल करना का उद्देश्य होता है ब्लीडिंग कंट्रोल। और क्या उद्देश्य होता है ब्लीडिंग कंट्रोल करने के अलावा, उसके अलावा कंटामिनेशन प्रिवेंशन होता है। ये इस तरीके से दो चीज़ करते हैं। इस तरीके से हमारा क्या हुआ कंट्रोल करते हैं इस तरीके से ब्लीडिंग को, इस तरीके से क्या ब्लीडिंग को कंट्रोल करना होता है, और फिर कंटामिनेशन जो होता है उसको प्रिवेंट करने का काम होता है। ये अवसर क्या किया, हमको क्या किया फेज 2 में पहुँचे। इसमें हम क्या करते हैं इस तरीके से ब्लीडिंग कंट्रोल किस प्रकार करते हैं, तो ये पूछ सकता है उससे, तो वो करते हैं हम इस तरीके से टेम्परेरी क्लोजर के द्वारा, किसमें यूरोबैग के द्वारा करते हैं। जैसे टेम्परेरी क्लोजर इसके द्वारा करते हैं हम, यूरो बैग के द्वारा करते हैं टेम्परेरी क्लोजर। तो ब्लीडिंग कंट्रोल करना, कंटामिनेशन प्रिवेंशन करना हुआ ये। फिर हम क्या करते हैं इस तरीके से आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। अगली प्रोसीजर होती है हमारे आईसीयू में शिफ्ट किया हमने। आईसीयू के अंदर क्या करते हैं इस तरीके से हमने क्या किया, उसको जो है ट्रायंगल ऑफ जो था ना इसे प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम क्या डेथ ट्रायंगल, तो मैं लिख लिया डेथ ट्रायंगल से प्रिवेंट करते हैं उसको। इसमें फेज 2 में। फेज 3 में हमारा क्या एम रहता है, ये चीज़ जानना चाहिए, 48 घंटे तक रहता है मामला हमारा। तो फेज 3 में क्या करते हैं इन तरीके से हम री एक्सप्लोरेशन करते हैं। तो हमने जो मेन जो चीज़ थी उसे मरे नहीं ये बचाना था, हमने मरने से तो बचा ही लिया ना। तो हमने तीनों के तीनों ये प्रोवाइड कर लिया, आदमी तो मर नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं इसे डेफिनेटिव रिपेयर करते हैं इस तरीके से इंजरीज को। डेफिनेटिव रिपेयर का करने का काम चलता है फेज 3 में। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे फेज 3 होती है, जैसे सही ढंग से कहे तो, या फिर फेज 0 कंसीडर करें तो बस खाली इनिशियल यदि इस तरीके आइडेंटिफिकेशन करना है इस तरीके से इसको ज़रूरत है कि नहीं ये चीज़ है। इसमें डैमेज कंट्रोल में क्या करते हैं इस तरीके से हम इस तरीके से लेप्रोटॉमी कर रहे थे, इस तरीके से एबिलिटी एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटॉमी कर रहे हैं। उसका क्या कर रहे हैं हम टेम्परेरी पैकिंग कर रहे हैं इस तरीके से। ये पैकिंग करने के बाद क्या कर दिया हमने, इस तरीके आईसीयू में ले गए, इस तरीके से ट्रायंगल ऑफ डेथ से बचाया उसको। ये फिर क्या करते हैं इसे लास्ट में एब्डोमिनल क्लोजर कर देंगे। यदि आप स्टेज देखें तो पहले था पेशेंट सिलेक्शन हुआ स्टेज में, हाँ या ऐसे 0 फेज की बात करता था। फेज 2 में आ गया था हम ऑपरेशन हो गया, इसमें हमने हेमरेज को कंट्रोल किया और कंटामिनेशन कंट्रोल किया। यानी तरीके से ये फेज 2 स्टेज 2 किसको बताती है, हमारे फेज 1 को बता दिया। फिर हमारा स्टेज 3 किस में बताती है, हमारे फेज 2 को बताती है, जिसमें हमने क्या किया आईसीयू में रिसेप्शन कर दिया। फेज 5 किस में होता है हमारा, जो कि स्टेज 5 किस में होता है हमारे एक तरीके से जो किसको बताती है हमारे किसको फेज 3 को बताती है, जिसमें क्या किया उन्होंने डेफिनेटिव सर्जरी कर दी। और लास्ट में क्या हुआ हमारा स्टेज 5 जिसमें इस तरीके में होता है, लास्ट में एब्डोमिनल क्लोज कर देंगे प्रॉपर, तो एब्डोमिनल क्लोजर हाथ आता है। ये इस प्रकार हमारा सिस्टम चलता है। तो हमारा आज में लास्ट टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है हमारा एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम किसका भी डेवलप होता है, जिसमें एक तरीके से हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है एक तरीके से वो कितने से ज़्यादा हो जाए, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर वो है एक तरीके से हमारे 20 से ज़्यादा हो जाए।
20 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाए तो हम उसको क्या करते हैं, इस तरीके से कंसीडर करते हैं एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम में। ये नॉर्मल कितना रहता है ये भी पूछ सकता है ना, तो नॉर्मल रहता है हमारा इस तरीके से 5 से 7 के बीच में रहता है हमारा नॉर्मल। ये 20 से ज़्यादा हो जाए तो हम एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम में कंसीडर करेंगे कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया एब्डोमेन के अंदर। ये किस कारण हो सकता है कि यार ये बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई इस तरीके से। ब्लीडिंग का मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग के नाम पे हम क्या ज़्यादा क्या करते हैं, एक तरीके से रिससिटेशन स्टार्ट कर देते हैं एक तरीके से, क्योंकि मन का हमको जाए उसके बाद रिससिटेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इतनी जो है कंफ्यूजन डेवलप मैंने एक तरीके से ऑर्गन फेलियर होने लग जाएगा एक तरीके से। तो हमने क्या वो देना स्टार्ट कर दिया IV फ्लूइड, और IV फ्लूइड देने से क्या हुआ कि हमने इंजरी तो सही करी नहीं अभी तक, तो जहाँ से लीक हो रहा था अभी तक लीक चल ही रहा है वहाँ से, जहाँ से लीक होना था वहाँ से अभी तक लीक चल रहा है। तो क्या होगा हमारा एक तरीके से मेजर विसरा वेसल वगैरह होंगे वो क्या कंप्रेस होने लग जाएंगी, जिसके कारण क्या होगा हमारा एक तरीके से सिम्टम आने लगेगा, विसरा हुआ, या फिर मेन क्या बात कहते हैं इंफीरियर वेना कावा है, एब्डोमिनल आर्टा है, ये एक तरीके से ये कंप्रेस होने लग जाएगी, जैसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट कम हो गया हमारा। ये सारी घटनाएं होती है। तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इसमें उसके लिए हम बात करते हैं। तो इसलिए हमने क्या कहते हैं हमारा इंफीरियर वेना कावा कंप्रेशन हुआ, जिसके कारण हमारा वीनस रिटर्न घटा, जिसके कारण लास्ट में कार्डियक आउटपुट घट गया। ये कार्डियक आउटपुट घट गया तो उससे क्या होगा हमारा एक तरीके से हमारा यूरिन आउटपुट भी बढ़ गया, एक तरीके से रीनल आर्टरी का कंप्रेशन हुआ, जिसके कारण हमारा यूरिन आउटपुट भी घट गया। इसमें क्या होता है हमारा जो है एक तरीके से जो आपको सिम्टम याद रखना, इंक्रीज के नाम पे जो चीज़ इंक्रीज होती है, तो उसमें क्या जो है हमारा डायफ्राम पुश्ड अप हो गया, डायफ्राम ऊंचा चला गया। अब डायफ्राम ऊंचा चला गया तो इस तरीके से जो इंस्पिरेशन के लिए जो प्रेशर चाहिए होता है हमारा अच्छा खासा कम प्रेशर चाहिए होता है, लोअर प्रेशर वो बढ़ गया। अब बढ़ गया तो इस तरीके से क्या हुआ हमारे जो इस तरीके से जितनी जो हवा अंदर आनी थी उतनी आएगी नहीं, तो हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा। ये उसके अलावा कहते हैं पल्मोनरी कैपिलरी बेड प्रेशर बढ़ गया, इस तरीके से हमारा इंट्रा प्लूरल प्रेशर बढ़ गया, इस तरीके से प्रेशर बढ़ने के नाम पे यानी पूरा वाले प्रेशर बढ़ा लेना कोई तरीके नीचे से दवा लगाना, और कार्डियक रेट लगा लेना कोई तरीके से। हमारा जब भी कार्डियक आउटपुट कम आ जाता है हार्ट रेट अपने आप बढ़ जाती है इस तरीके से, यदि हार्ट में कोई दिक्कत नहीं है तो ये चीज़ है। तो इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है इस तरीके से। अब लगा सकते हैं सारी चीज़ें कि हार्ट रेट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, हमारी इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ जाएगा, GBP है वो बढ़ जाएगा हमारा एक तरीके से, लेकिन थोरेसिक वॉल्यूम है वो घट जाएगा। ये अब एक तरीके से इसको नापते कैसे हैं, तो नापने के नाम पे एक तरीके से हम ब्लडर प्रेशर करते हैं मेजर। तो एक तरीके से फॉर डायग्नोसिस करने के लिए क्या करते हैं मतलब ब्लडर प्रेशर जो होता है हम उसे मेजर करते हैं। ब्लडर प्रेशर में क्या क्या मेजर करते हैं ये पता होना चाहिए, और सीधा हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये टॉपिक खत्म हो रहा है इसका। इस तरीके से इसमें क्या होता है हमारा इस तरीके से यदि ब्लडर प्रेशर जो है वो 12 से 15 mmHg तक है, कोई भी क्लीन का तो हमें क्या कोई भी क्लीन का फिजिटर पेशेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर नॉर्मल जो लेवल है 12 से ज़्यादा ही होता है। तो इसलिए 12 से 15 रुपये कोई भी क्लीन का फीचर हमको नहीं देखना मिल रहा है, जो जितना रिसर्च चल रहा है उसे कोई कंसीडर करेंगे। एक नापते कहते हैं तो इस तरीके से हम कैथेटर वगैरह इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से हम नापेंगे इस तरीके से प्रेशर कितना है। ये जॉर्जर सिस्टम है, यदि मान लीजिए 16 से 20 तक है, हाँ, तो उसमें हम कंसीडर करेंगे कि तरीके से वो क्या आ रहा है हमारा ऑलिगोयूरिया यूरिन आउटपुट कम हो गया, कोई ज़्यादा यूरिन आउटपुट से ही चेक करते हैं तरीके से रिससिटेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तब रिससिटेशन हो गया इस तरीके से हमारा ऑलिगोयूरिया देखने को मिल रहा है उसको, तो क्या है तो हम क्या करेंगे तरीके से उसके फ्लूइड की मात्रा को कम कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि हम चाहते नहीं कि ज़्यादा प्रेशर बढ़े। ये यदि मान लीजिए 3 पे पहुँचे यानी कि तरीके से यूरिन आउटपुट आ ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे डीकम्प्रेशन, और उसके अलावा क्या कर दिया मतलब सांस लेना बहुत तेज़ी से स्टार्ट कर दिया तरीके से, यानी कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम के सिम्टम जो होते हैं हमारे इतने बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम डीकम्प्रेशन करेंगे। ये यदि ये चाहिए तो इसमें ये चीज़ को ध्यान रखना है। यदि हम ग्रेड 3 में मान के चला पहुँच गया मामला, ग्रेड 3 का मतलब है एक तरीके से हमारा क्या हो गया प्रॉपर ग्रेड 3 में बता दें ना, यदि ग्रेड 5 आ गया 4 आ गया इस तरीके से, जिसमें हमारा 25 से ऊपर पहुँच गया, इसमें एनियूरिया हो रखा है, एक वेंटिलेशन प्रेशर है, उसके अलावा हमारा ऑक्सीजन की सैचुरेशन भी गिर गई, तो क्या करेंगे हम इमरजेंसी रीएक्सप्लोरेशन करेंगे। हम ऑक्सीजन की सैचुरेशन गिरना अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। ये ठीक है। हमारा एक लास्ट में आ जाता है कि रेट्रोपेरिटोनियल इंजरी है, वो हकीकत में अभी टॉपिक संग में ही है तो पढ़ लेते हैं इसको। तो उसमें क्या है कि तरीके से आपको जोन पता होना चाहिए। एक जो फर्स्ट वाला जोन होता है हमारा सेंट्रल जोन होता है, जिसमें एक तरीके से ईसोफेजियल से ये टेस्ट से बताएं तो ये वाला जो एरिया होता है ये इन्वॉल्व होता है हमारा नीचे का
ईसोफेजियल हिएटस है इधर सैक्रल प्रोमोटरी तक, एरिया इधर पीछे की तरफ से बात करें तो पीछे की तरफ से ईसोफेजियल हिएटस से लेकर इधर हमारा सैक्रल प्रोमोटरी तक एरिया जो होता है इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसमें क्या है ज़्यादा ये इंजरी जो होती है वो ज़्यादा किसको होंगी, इस तरीके से एओर्टा को इंजरी होगा, एओर्टा रहता है बीच में, उसके अलावा उसकी प्रॉक्सिमल ब्रांचेस को इंजरी होगी इस तरीके से, और क्या होता है हमारे आईवीसी हो उसकी प्रॉक्सिमल ब्रांचेस को इंजरी होगी। ये चीज़, तो ये इस प्रकार हमारा सिस्टम रहेगा इस तरीके से। इसमें कौन से इंजरी और इन्वॉल्व हो सकती है, तो सुप्रा मेजेंटिक वेसल इंजरी हो सकती है, प्रॉक्सिमल रीनल वेसल इंजरी होती है, सुप्रा रीनल वेसल इंजरी हो सकती है। मैनेजमेंट के नाम में सेंट्रल हेमेटोमा के नाम पे क्या करेंगे इस तरीके से हम एक्सप्लोरेशन करेंगे विद प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल वेस्कुलर कंट्रोल। ये कोई जगह नहीं, जो जोन 2 होता है वो इसलिए जस्ट इनके लेटरल होता है, जिसमें क्या होता है हमारा एक तरीके से लेटरल होता है, इस तरीके से इनके, जिसमें क्या है हमारा एक तरीके से ज़्यादा डिस्टल रीनल वेसल इन्वॉल्व रहेंगे ज़्यादातर इसमें। जैसे मान चले मैनेजमेंट के नाम पे क्या करेंगे इस तरीके से, ज़्यादा जैसे रीनल होता है हमारा इस तरीके से, तो इसमें क्या होता है हमें एंजियो एम्बोलाइजेशन करना पड़ता है नॉन ऑपरेटिवली बाकायदा। ग्रेड 3 जो होती है हमारे पहले होती है, जिसमें क्या होता है हमारा इस तरीके से, बस थोड़ा जोन पता होना चाहिए, तो नाम याद रख लेना। जोन ग्रेड जो होता है जोन 1 होता है वो सेंट्रल होता है, ग्रेड जोन 2 होता है अलग वाला रीजन होता है, जोन 3 होता है वो नीचे वाला होता है पहले के रीजन, जिसमें क्या करते हैं हमारे जैसे सूचर करते हैं तरीके से इलियक वेसल इन्वॉल्व रहेंगी, जैसे थोड़ा सा याद रखें तो इलियक वेसल इन्वॉल्व रहती है हमारे इस तरीके से, जिसमें उसमें क्या करेंगे हम ज़्यादातर पहले हीमेटोमा को कंसीडर करने के लिए हम क्या करते हैं इस तरीके से एंजियो एम्बुलाइजेशन इसमें भी कंसीडर करते हैं पैकिंग के नाम पे। ग्रेड 4 क्या रहता है, ग्रेड जोन 4 हम कंसीडर करते नहीं, कभी कभार कर लेते हैं, वो आता है हमारा पोर्टक और रेट्रोहेपेटिक एरिया। हालांकि इसमें इंजरी ज़्यादा तगड़ी नहीं हुई, हेपेटिक वगैरह तो ज़्यादातर हमारे एंटीरियर साइड में इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं इसमें हम ज़्यादातर हम कुछ नहीं करते हैं। ये जोन 4 जोन के नाम पता होने चाहिए, और तो कोई पूछता नहीं, जो हमको याद रखने वाली चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है, और तो वैसे तो बड़ी अथाह पड़ी हुई है पढ़ने के नाम पे, तो ये चीज़ है। तो हम आगे चल के बस हेड ट्रॉमा और उसका लेक्चर और निकालेंगे आज, इसलिए हम आज का टॉपिक आज जो है हम ट्रॉमा को प्रॉपर ख़त्म कर देंगे।